यू कुशाग्री, हिंदी में रखना है ना? ठीक। तो इज एनीवन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी अ लिटिल बिट, थोड़ा भी नहीं आती जिसको हिंदी, ऐसा तो कोई नहीं है। देन इट्स ओके। वैसे भी टेक्नोलॉजी है तो पूरा हिंदी में तो चल नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो मेरे भी दिमाग से नहीं थी। Thank you very much, Kushagri, and thanks to Professor P.N. Singh sir for inviting me for today's sessions. I have two sessions today. This one is general in nature, and next one is a bit technical, that is on artificial intelligence, which I will take after lunch. So, actually, the title of this session is basically the title of all the sessions, if you see in the whole FDPR, have been taken from the chapter of higher education and national education policy. And if you see all the chapters, because I was the part of the team which was formulating the structure of this FDP. So all chapters are talking basically about the new developments after NEP and what are the tasks which have been completed and what are the missions which have been done. जैसे पवन जी बात कर रहे थे मूल्य की, तो मूल्य प्रवाह का UGC ने 2 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, तो वो वहां से टॉपिक लिया गया था कि वो एक डॉक्यूमेंट है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट डॉक्यूमेंट इन द पॉलिसी। एनीवे मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा। भाई साहब जिस एरिया में बात कर रहे थे वो मेरा एरिया नहीं, मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ और टेक्नोलॉजी का काम करता हूँ, तो आपको थोड़ा कंट्रास्ट देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार है। मैंने एक्चुअली जो शुरुआत कर रहा हूँ बातचीत, एल्विन टॉफलर एक फ्यूचरिस्ट हुए हैं और एल्विन टॉफलर का एक बहुत फेमस कोट है, द इलिटरेट्स ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and read. क्या हो रही है? Pointer. So whenever I start talking on technology, I think this quote helped me a lot, because if you see the area of technology or educational technology, इतनी तेजी से चेंज होता है, इतना रैपिडली चेंज होता है कि हम ये सोचें कि आज हमने वीडियो बनाना सीख लिया तो 25 साल तक हम एक्सपर्ट बने रहेंगे, नहीं। आज हमने ऑनलाइन लेक्चर देने सीख लिए तो हम 25 साल तक एक्सपर्ट बने रहेंगे, नहीं रह सकते। So in the area of technology, you need to continuously learn new things. मैं तो जनरली अपने एग्जांपल देने नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना कैरियर ग्राफ देखता हूँ। तो आज at most of the places people call me on the lecture on MOOC, technology, स्वयं। ये लेक्चर देख के एक तरह से मैं टाइप हो गया। एवरीवन जो मुझे देखता है उसको स्वयं ही याद आता है। पूरे देश में स्थिति ये हो गई, ऑलमोस्ट 200-250 यूनिवर्सिटी विजिट की है मैंने और सब जगह केवल स्वयं 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 स्वयं, तो अभी वो स्वयं ही हो गया, इतना टाइट हो गया। बट जब मैं अपना कॉलेज टाइम याद करता हूँ और अपनी स्टूडेंट लाइफ याद करता हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में वो पहला व्यक्ति था जिसने एमएड में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर लेने से मना कर दिया, एंड आई हैव नॉट स्टडीड दैट पेपर इन माय पीजी, राइट? क्योंकि उस समय मेरे नेट का सिलेबस ऐसे आता था, हम सबका फोकस पीजी में क्या होता है, नेट क्वालिफाई करना। तो नेट के सिलेबस में उस टाइम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं थे, थ्योरेटिकल होते थे, सेक्शंस होते थे, कुछ कंपलसरी सेक्शन होते थे, कुछ ऑप्शनल सेक्शन होते थे। तो हम लोग सोचते थे कंपलसरी वाला कंपलसरी में कवर हो जाए, ऑप्शनल में जो नेट में सिलेबस में है उनमें से ही हम एक पेपर ले लें तो हमारा एक ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सब्जेक्ट चूज करते थे। तो उस कॉम्बिनेशन में मेजरमेंट के साथ टेक्नोलॉजी फिट नहीं हो रही थी, उसके साथ फिट हो रहा था स्पेशल एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड अभी तक गया में था, अभी जामिया में है, उसको आना था लेकिन वो आ नहीं पाया किसी वजह से। तो हमने तय किया कि हम टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। तब नहीं पता था कि मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाने लगूंगा, राइट? या दुनिया मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाला समझने लगी। लेकिन जो फील्ड में आया, स्पेशली इग्नू में आया, एक्सपोजर हुआ, बहुत सारे नए काम सीखे। मुझे याद है जब मुझे अपना पहला लेक्चर देना था ज्ञान दर्शन पे 2011 में, तो आई स्पेंड 7 days and 7 nights to rehearsal what I will speak in 30 minutes. स्क्रिप्ट लिख के एक एक लाइन, अब मैं बोलूंगा, अब ये बोलेंगे। हम 3 लोग थे, मैं, डॉक्टर रादर डे एंड विशाल सूद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है। हम तीनों ने कंबाइंड लेक्चर लिया था, पहला लेक्चर मुझे याद।
पूरा सेक्शन वाइज याद किया था। अच्छा मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, वो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन काम कट करेगा, और जब कैमरा सामने आया तो सब भूल गए। That was the first experience I recall. So if I recall that day and today, I think this quote helped me a lot to understand that how technology changed with time. How technology changed in 2015. 2015 मुझे याद है, स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर थी और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर इंडिया आए थे और MHRD में उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि आप हमारा सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए और सारी यूनिवर्सिटी को कंपल्सरली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। It was Coursera or EDX, you confused that person, but इन्हीं दो में से कोई आया। So she called a meeting and she just posed a question that आप Coursera EDX हमारे पास क्यों आ रहे हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सकते? That's how स्वयं emerged. उसके एक क्वेश्चन कि हम अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सकते, हमारे इतने IITs हैं, हम कहते हैं हम टेक्नोलॉजी में इतने बड़े हैं, ये है वो है। तो IIT मद्रास के डायरेक्टर ने कहा ठीक है, गिव मी 1 month, आई विल मेक अ सॉफ्टवेयर। उन्होंने थोड़ी स्मार्टनेस की और वो सॉफ्टवेयर उन्होंने एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे बनाया था। स्वयं वन जो था उसकी बेसिक टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट की थी, लेकिन वो फेल हो गई जब NIOS ने DLED लॉन्च किया और NIOS के जब लर्नर्स ने एनरोलमेंट करना शुरू किया, आपको पता 13-13.5 लाख लर्नर्स को एक साथ स्वयं पे एनरोल करना था उस प्रोग्राम में, तो स्वयं क्रैश हो गया पूरे देश में। 6 महीने तक स्वयं पे किसी यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स नहीं चला क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा था इंडिया में कौन ऑनलाइन एजुकेशन में आएगा, तो उसने प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी बनाई थी 5000 लर्नर को हैंडल करने की। माइक्रोसॉफ्ट को अंदाजा नहीं था कि इंडिया में कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाएगा कि लाखों लोग एक साथ एनरोल हो जाएंगे। तब फिर हमें स्वयं 2.0 पे जाना पड़ा और हमको फिर गूगल कोर्स बिल्डर पर बनाना पड़ा, वो गूगल पर बना हुआ। स्वयं 2.0 की भी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, गूगल कोर्स बिल्डर पर बना हुआ। एनीवे, तो हमने तब वो सीखा। उसके बाद स्किपिंग ऐसे चल जाएगा नहीं, स्किप वो होगी ना, इसका यूएसबी पोर्ट होगा ना, इसमें लगाने के लिए केवल उससे नहीं चलेगा। एनीवे लाइट है ये नहीं चलेगा, इसका एक वो होता है यूएसबी इसमें लगेगी तब चलेगा। एनीवे छोड़ो, कोई नहीं, मैं ऐसे मैनेज करूंगा। So when this code we see, you see the pre-pandemic period, how technology was being used. We all were using Facebook. तो मेरा ही कम से कम 2009 से Facebook पे अकाउंट है, नहीं 2009 से नहीं, 2009 के आसपास। उससे पहले मैं ऑर्कुट जनरेशन था, फर्स्ट जो हमें नेटवर्क वो मिला था सोशल मीडिया, ऑर्कुट मिला। एनीवे, बट वी नेवर लर्न यू टू यूज फेसबुक फॉर लेक्चर्स बिफोर पैंडेमिक। पैंडेमिक फोर्स अस टू लर्न। हम टेक्नोलॉजी में इतना डूब गए थे, टेलीविजन का इस्तेमाल भूल गए थे, रेडियो का इस्तेमाल भूल गए थे कि एजुकेशन के लिए हो सकता है। सडनली हमको वो टेक्नोलॉजी रीलर्न करनी पड़ी। तो ये जो कोट है, ये कोट हमको बताता है कि हाउ अभी सिनेरियो क्या है? एक तो चेंज ये आया है कि हम आईसीटी, मैं सोच रहा हूं कि ये इसको मैसेज करके कराए, माइक पर खड़े होकर बात, मेरी आवाज आएगी तो कोई प्रोग्राम एनसीईआरटी ने डेवलप किया है तो हमको बोलते थे ये प्रोग्राम आप देख लेना। वी वर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग, एंड नाउ वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स द फेज वेयर एवरीथिंग इज ऑन द टेक्नोलॉजी। Enrollment, admission, eligibility, examination, result declaration, everything is on technology. अभी अगर आप ऑनलाइन लर्निंग और फेस टू फेस लर्निंग में कोई बेसिक डिफरेंस पूछे तो 3 डोमेन अभी हिंदुस्तान में
भारत सरकार ने और यूजीसी ने 3 मोड्स ऑफ लर्निंग को मान्यता दी है एंड इनको इक्विवेलेंस दिया है, फेस टू फेस, ओडीएल, ऑनलाइन। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या आपको बताएगा? अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस टू फेस, ओडीएल एंड ऑनलाइन, व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवन कैन एनीवन ट्राई? कम्युनिकेशन, ओके, वो तो तीनों में हो जाता है आजकल। यस, या बेसिक डिफरेंस इज सोर्स ऑफ नॉलेज। In face-to-face teaching learning, the core source of knowledge is the teacher. आप जो बोलोगे क्लास में वही वेद वाक्य है। हमें से बहुत सारे लोग उस सिस्टम से पढ़कर आए हैं जो टीचर, अच्छे टीचर हमें मिल गए तो हमने कभी टेक्स्ट बुक उठाने की जहमत भी नहीं की। जो टीचर ने पढ़ा दिया उसके जो नोट्स मिल गए हमने वही पढ़ के आगे बढ़े। So the core source of knowledge was the teacher, which was supported by the library, by the textbook. Right? In open and distance learning, the core source of knowledge is the printed text material. SLM जिसको बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो वो आपको देते हैं पढ़ने के लिए, राइट? और फिर उसको सपोर्ट करते हैं काउंसलिंग से, पीसीपी से, वर्कशॉप से, या फिर EMPC के कुछ वीडियो आपको दिखा देंगे, कुछ ऑडियो फाइल्स आपको भेज दी जाएंगी, कोई CD आपको, बट वो सपोर्टिंग मटेरियल है, वो कोर मटेरियल नहीं है। In online, what is the core source of knowledge? It is the video. In MOOC, the first quadrant is video, not the text. And you support the video with the text. You support the video with the discussion forum. You support the video with the quiz and all other assessment tools, right? Just to bring interactivity and all. So this is the basic difference. Source of knowledge, तीनों modes में क्या है? Anyway, तो हम वहां पहुंच गए। सेकेंड, डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा। आज हम कहीं भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, देश के किसी भी कोने में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है कि हो सकता है वहाँ हाई स्पीड इंटरनेट ना हो, लेकिन आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो इंटरनेट स्पीड के हिसाब से खुद को कस्टमाइज कर लेती है सेल्फ। जैसे यूट्यूब, आपके फोन में 2G है तो भी YouTube का वीडियो आप देख सकते हैं, और आपके फोन में 5G है तो भी YouTube का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर 2G है तो YouTube का वीडियो 256 KB के साइज में आपके मोबाइल में चल जाएगा। ऑटोमेटिकली YouTube आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से खुद को कस्टमाइज कर लेता है। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया कश्मीर में, वहां बहुत समय तक 4G बंद रहा, तो मेरे वहां के टीचर सब 2G से पढ़ लेते थे। फेसबुक भी खुद को कस्टमाइज कर लेता है, जहाँ 5G नहीं है वहाँ 4G के हिसाब से कर लेता है, जहाँ 4G नहीं है वहाँ 2G के हिसाब से कर लेता है। तो डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है, फुल्ली ऑनलाइन प्रोग्राम्स एंड बुक डेवलप हुए, बड़ा चेंज आया है DTH के फॉर्म में, अगेन रिवाइव। 1962 में हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग द टेलीविजन फॉर एजुकेशन, विच इज कॉल्ड साइट प्रोजेक्ट, राइट? उसके बाद फिर पोस्ट साइट आया, उसके बाद इन्होंने ज्ञान दर्शन 2000 में शुरू किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन बड़ा चेंज आया 2015 में देश में। इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसको हम एड्यूसेट कहते हैं, राइट? which is dedicated satellite for education, and the last EduSat was unused for 10 years. He was not running a single channel with that. Only 4 channels were being run actually. Gyan Darshan 1, Gyan Darshan 2, Vyas, and one more channel was there. Eklab Guide. 4 channels were there only. क्या 4 चैनल चलाने के लिए हजारों करोड़ का सैटेलाइट छोड़ा जाता है? The same question was asked by the Honorable Prime Minister in his first speech in Lok Sabha as a Prime Minister. That why are we not using satellite technology to teach the students? This was the question raised by the Prime Minister, and from there it was decided. I still remember the first meeting. It happened in somewhere in June 2016, chaired by the Minister, that we are going to allocate 200 educational channels to 200 top universities of the country, and one university will run one channel, and the faculty there will develop the program and they will cater the local need. There was kind of a revolt in the Vice Chancellor's meeting.
नो वाइस चांसलर वाज रेडी टू टेक दैट, जिसमें बहुत डांट भी पड़ी बाद में वाइस चांसलर को। बहुत फेमस मीटिंग हुई, पूरा देश जानता है उस मीटिंग के बारे में। एनीवे, मना कर दिया देश के वाइस चांसलर ने कि हम नहीं रन कर सकते। बट आप सोचिए ना, 1500 करोड़ रुपए उस सैटेलाइट की कॉस्ट है जो आसमान में तैर रहा है, जिसकी लाइफ 10-12 साल है, आप उसको यूज करने को तैयार नहीं। उसने कहा ये तो होगा। उस समय एजुकेशनल में टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे सुब्रमण्यम जी, बाद में वो एजुकेशन सेक्रेटरी भी बने रिटायर कर गए। उसमें टेक्निकल एजुकेशन के जॉइंट सेक्रेटरी थे शायद, या एडिशनल सेक्रेटरी थे एसपी में। सो ही कॉल्ड अ मीटिंग एंड देन इट वाज डिसाइडेड दैट लेट अस गो सब्जेक्ट वाइज। यूनिवर्सिटीज आर नॉट रेडी, लेट अस स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज। और तब ये तय हुआ कि हर सब्जेक्ट का एक चैनल टेलीविजन का देश में होना चाहिए। और तब 32 चैनल्स प्लान हुए, जिसमें कुछ चैनल आईआईटीज को दिए गए, एनपीटेल को दिए गए, कुछ चैनल इग्नू को दिए गए, कुछ चैनल एनआईएस को दिए गए, एक चैनल एनसीईआरटी को दिया गया। उसके बाद 2020 में हम लोगों ने उसको रिविजिट किया और उस 32 को 34 चैनल किया और उसको 22 और 12 में ब्रेकअप करके 12 चैनल दे दिए गए एनसीईआरटी को, टू रन 1 क्लास 1 चैनल प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं पीएम, तो बोलते हैं प्रधानमंत्री, कौन सा प्रोजेक्ट है भाई वो, पीएम ई विद्या प्रोजेक्ट। इसमें 12 चैनल है 12 क्लास के लिए, कक्षा 1 के लिए एक चैनल है, कक्षा 2 के लिए। अभी 200 चैनल लॉन्च हो रहे हैं। नाउ एवरी स्टेट विल हैव 12 चैनल्स फॉर 12 क्लासेस। तो तमिलनाडु के अपने 12 चैनल होंगे जिसमें कक्षा 1 से 12 तक तमिल में पढ़ाई होगी। गुजरात के अपने 12 चैनल होंगे जिसमें कक्षा 1 से 12 तक गुजराती में पढ़ाई होगी। आंध्रा के अपने 12 चैनल होंगे जिसमें तेलुगु में पढ़ाई होगी। तो अभी वेरी सुन वो ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है, तो 200 चैनल अभी लॉन्च होने जा रहे हैं इस तरह से। तो अभी डीटीएच एक बड़ा मार्केट, बड़ा प्लेयर हो गया टेलीविजन। डीटीएच की खूबी क्या है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। देश में टेलीविजन का पेनिट्रेशन आज भी इंटरनेट से ज्यादा है, क्योंकि टेलीविजन हमारे यहाँ पहले आ गया। सबके घरों में छतरी लगी हुई है। जो अमीर आदमी है उनके घर में जियो फाइबर की लगी होगी, जो मिडिल क्लास है उसके घर में टाटा स्काई टाइप लगी होगी, जो गरीब आदमी है उसके घर पे भी डीडी की फ्री डिश तो रखी होगी, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं करानी पड़ती। 1500 रुपए में एक बार खरीदनी पड़ती है, लाइफ टाइम फ्री होती है, तो उसमें काम भर के चैनल आ जाते हैं। वो डीटीएच सारे चैनल्स को फ्री रन करता है। तो डीटीएच एक बड़ा चैनल है। अगला चेंज आया है ऑनलाइन एजुकेशन में, दैट द ऐप बेस्ड मार्केट हैज कैप्चर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऐप, I am talking about the apps through which the whole teaching, learning or the tuition culture is being replicated in online. What Byju's is doing, what other players are doing, they all are doing this. तो अभी टेक्नोलॉजी का बहुत जमाना बदल गया है। थोड़ा सा मुझे तेज होना होगा, अदरवाइज मैं अपनी बात नहीं पाऊंगा। अगला क्वेश्चन जो अक्सर टीचर्स पूछते हैं कि अगर इतना टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। 2017 में मुझे याद है बैंगलोर में एक स्कूल में पहली बार रोबोट टीचर्स आए 70 उसने मैथमेटिक्स और साइंस के लिए रोबोट अपॉइंट कर दिए थे। वो आज भी स्कूल है, रोबोट्स आर टीचिंग देयर, है ना। अभी नहीं है मैडम, बहुत पुरानी कहानी है, वो अभी दोबारा से आ गई मीडिया में। 17 में उन्होंने लॉन्च किया था पहला टीचर। सो में लोगों ने सवाल पूछा था, फिर स्वयं का आया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी जिसने अभी तक स्वयं को एक्सेप्ट नहीं किया। पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने स्वयं को अपने अप्रूव नहीं किया, क्रेडिट ट्रांसफर किया, तो बहुत अगेंस्ट है। कि स्वयं आ जाएगा तो बच्चे तो स्वयं से पढ़ लेंगे, हमारे टीचर से कौन पढ़ेगा। हमारे टीचर पढ़ाती नहीं है यार, आज टाइम तो आंदोलन कर कौन पढ़ेगा। एनीवे, सो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, विल टीचर बी रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजी। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और जितना टेक्नोलॉजी को मैंने समझा है, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये सवाल और ज्यादा है। जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमें बचपन याद आता है, हाई स्कूल में पढ़ते थे, जब निबंध लिखवाए जाते थे, पहला निबंध होता था कंप्यूटर एक वरदान या अभिशाप, है ना। कंप्यूटर आ जाएगा और रेलवे वालों सब पैदल हो जाएंगे, बैंकों में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इतनी बैंकें खुल गई कंप्यूटर आने के बाद, और ज्यादा। अब आईटी में सुपर सॉफ्ट आईटी में सुपर पावर हो गए दुनिया में। सिलिकॉन वैली आपकी इंजीनियर्स की बिना चलती नहीं है। आज की डेट में इंजीनियर की अगर किसी भी फील्ड में 5000 की नौकरी की गारंटी है तो वो आईटी है।
50,000 की नौकरी की गारंटी भले ना हो, बट 5,000 की नौकरी की गारंटी आज भी आईटी में है। आईटी का बीटेक खाली नहीं बैठा, राइट। सेम इज हैपनिंग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज व्हिच वी कॉल्ड इट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर अक्सर हमारे मित्र जो दिया करते थे, मैं कोड यूज करता हूँ, टेक्नोलॉजी विल नॉट बी रिप्लेस द टीचर, बट a teacher who will not use technology may be replaced by technology in every teacher, and this is true। आज हायर एजुकेशन के इंटरव्यू भी होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सब भी अभी इंटरव्यू दिए हैं, इनमें 2-4 ने तो हमारे सामने भी दिया था, है ना। अभी एनसीईआरटी में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग देखे भी आए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जाओ, आपसे टेक्नोलॉजी पर 4 सवाल पूछे ही जाते हैं आजकल, है ना। वो तो छोड़ो, वाइस चांसलर के इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछ लिया गया एलएमएस क्या होता है ना। वाइस चांसलर के इंटरव्यू, हाउ विल यू डेवलप एलएमएस फॉर योर यूनिवर्सिटी। वो जो बेचारा इंटरव्यू दे रहा था, वो लिटरेचर का आदमी था, वो इंटरव्यू से निकल के मुझे फोन कर रहा है, और अच्छा मैं यार इंटरव्यू इंटरेक्शन में आया था, ये गवर्नर हाउस में मुझसे पूछ रहे एलएमएस क्या होता है। हमने कहा अच्छा, तो फिर आप बाहर कैसे निकले। बोले वो मैंने कोई बहाना बना के बाहर निकला हूँ। तो फिर मैंने उनको टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप किया, थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे बता दीजिए थोड़ा। तो दुनिया आगे बिना टेक्नोलॉजी के नहीं बढ़ी, सच्चाई ये है। चैलेंजेस हैं, हम सब जानते हैं, डिजिटल इलिटरेसी है, डिजिटल फोबिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। हमको क्या चाहिए? हमको बेसिक आईसीटी स्किल्स सीखनी है। जो हम कहते हैं हमको बेसिक आईसीटी स्किल्स सीखनी है, तो हमको कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना नहीं सीखना। प्रॉब्लम यही है, हम टेक्नोलॉजी में कहां पहुंच गए। और अगर अभी आप एक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन का पेपर देख लीजिए यूनिवर्सिटीज का, और निकाल के कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी आज भी वही पढ़ा रही है, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अरे वो सब सीख के आ रहा है बच्चा भाई, आप पीजी में भी वही पढ़ा रहे हैं। मैंने कई यूनिवर्सिटी का पीजी का सिलेबस देखा है, यही पढ़ा रहे हैं आप 2 यूनिट। फिर वो बच्चा सीख नहीं पाता। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का एक रिपोर्ट है कि अंडर ग्रेजुएट जो फील्ड मार्केट में जाता है, वो जो स्किल सेट लेके जाता है, वो जो स्किल सेट वो 12th से लेके अंडर ग्रेजुएशन के 4-5 साल में अपने अंदर जनरेट करता है। जब वो जॉब मार्केट में जाता है तो उसमें से 30% स्किल्स ही बचती हैं, 70% स्किल्स ऑब्सोलीट हो चुकी होती हैं, समय से पीछे छूट जाता है। हम लोग अपडेट नहीं करते चीजें। हम सोशल मीडिया तो यूज करते हैं, बट सोशल मीडिया को कितना एजुकेशनल यूज करते हैं आई डोंट नो। आप में से कितने लोगों ने यूज किया? आजकल तो सभी करने लगे, बट पहले नहीं हो पा रहा। यूजीसी के 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट 2018 में ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए रेगुलेशंस आए, फिर उन्होंने 2020 में रेगुलेशन लेकर आए और 2021 में रेगुलेशन। यूजीसी की कहानी बड़ी मजेदार है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी was started offering its online programs in 2011, and in 2013 UGC issued a notification, public notice, that no university in this country can offer an online program. It will not be recognized, and IGNOU was forced to close its online programs. And just in 2-3 years the things got changed. फिर यूजीसी ने कहा नहीं, पहले स्वयं पे ऑफर करो, 2 क्रेडिट ऑफर करो, 20% ऑफर करो, अभी 40% ऑफर करो, फिर फुल्ली ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करो। वी हैव सीन मल्टीपल चेंजेस। ये रेगुलेशन सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। 2016 में जब स्वयं के रेगुलेशंस आए थे, तो स्वयं के रेगुलेशन में प्रपोजल था कि एक स्टूडेंट अपने एक सेमेस्टर में 20% कोर्सेज स्वयं से कर सकता है। मुझे याद की तारीख याद है, 9 जुलाई 2017, विज्ञान भवन, 800 वाइस चांसलर बैठे थे उस कमरे में, ठीक है, विज्ञान भवन में। गुरु पूर्णिमा का दिन था, प्रणव दा उस समय प्रेसिडेंट हुआ, तो सामने बैठे, और ये रेगुलेशंस वहां पढ़े गए, और 800 वाइस चांसलर ने ओथ ली कि अगले 2 महीने में हम अपनी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करा देंगे। अभी भी मुझे नहीं लगता कि 400 यूनिवर्सिटी से ज्यादा ने अप्रूव करा पाया 2017 से 2023 में वहां, राइट। इसमें यह था कि हमको इक्विवेलेंस देनी होगी। अभी एबीसी आने के बाद तो थोड़ा इजी हो गया, बट शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, बहुत झटके चले हम लोगों को इसको लॉन्च करने में।
और इस रेगुलेशन में लिखा था that no university shall refuse any students for credit mobility for the courses earned through MOOCs, right? 16 में हम कोर्सेज तक आए थे, 18 में हम प्रोग्राम्स तक आ गए, लेकिन 18 में हमसे गलती ये हो गई, हमसे मतलब यूजीसी से, अब हम लोग भी हायर एजुकेशन के तो हम उसका पार्ट ही मानते हैं, उनको यूजीसी पे भगवान थोड़ी है, हमारे यहाँ के जैसे लोग जाकर ही रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। वहां उन्होंने एक पॉइंट लिखा कि एनी हायर एजुकेशन इन एक्जिस्टेंस विद एटलीस्ट 5 years and minimum score of 3.26 on a 4-point scale and in the top 100 overall ranking can offer online courses। इस एंड ने बड़ी प्रॉब्लम कर दी, क्योंकि एंड का मतलब हुआ कि उसके पहली क्राइटेरिया और दूसरी क्राइटेरिया, कुल 19 इंस्टीट्यूशन थे जो दोनों क्राइटेरिया फॉलो करते थे। तो सोचा 100 में है तो 60-70 इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, बट वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने वाले कुल 19 से 20 इंस्टीट्यूशन बचे थे देश में, उसमें से भी बहुत सारे तैयार नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। लेकिन पहली बार यूजीसी ने 2018 में अलाउ किया कंप्लीट प्रोग्राम ऑफर करने को। उससे पहले यूजीसी ने स्वयं पे कोर्स तो ऑफर करने अलाउ किए थे, बट पूरा एमए ऑनलाइन हो जाएगा, पूरा बीकॉम ऑनलाइन हो जाएगा, पूरा बीए ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसा प्रोग्राम यूजीसी ने अलाउ नहीं किया, राइट? कि आप सब लोग हायर एजुकेशन से आते हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। उसके बाद फिर उन्होंने उसको और लिखा कि आप एक कंडीशन इन्होंने और लगा दी जिससे अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, एकेडमिकली प्रॉब्लम है, सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज फैकल्टी टेक्नोलॉजी की मुझे प्रॉब्लम है। Why only courses will be offered in Swayam? Why not on other platforms? 18 में कहा कि वही कोर्स क्रेडिट ट्रांसफर के लिए जाएंगे जो स्वयं पे ऑफर होंगे। हालांकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन बदली है। IIM बेंगलोर ने EDX के साथ कोलैबोरेशन करके अपना एक्ट शुरू किया है, मणिपाल ने अपना शुरू किया है, NCERT ने भी अपना NCERT एक्ट शुरू किया था, बीच में उन्होंने साइंस का कोर्स उस पे ऑफर किया था, मुझे याद है। Why not on other platforms? वो फ्यूचर वही है। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये वाला भी थोड़ा सा लूज होगा कि केवल स्वयं से क्रेडिट ट्रांसफर होगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इज नॉट अवेलेबल, बट इंस्टीट्यूशन कैन परचेज द लाइसेंस एंड कैन ऑफर द प्रोग्राम। During the corona period, it was there. University has purchased. Yes, you need to purchase, but that you purchase for online courses or online support. You have not offered a complete program. आपने क्या किया? आपने वो एक कैनवस का दोस्त है ना, फ्री वाला मूडल लिया। हाँ, मूडल ले लिया। मूडल को अपने इंस्टॉल किया, अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को कस्टमाइज किया, कहा ये हमारा LMS है, बट आपने उसमें प्रोग्राम ऑफर नहीं किया। आपने फैकल्टी से कहा इस पर कंटेंट ऑफर कर लो, कुछ क्लासरूम डिजाइन कर लो, कोई एक छोटा कोर्स बना लो, उससे ज्यादा आपने नहीं किया, कंप्लीट प्रोग्राम ऑफर नहीं किया। The regulations are talking about complete program. Complete program means, मुझे याद है इग्नू ने जो पहला कंप्लीट प्रोग्राम ऑफर किया इन रेगुलेशंस के आने के बाद, वो MA हिंदी का पहला कंप्लीट ऑनलाइन प्रोग्राम इग्नू ने MA हिंदी ऑफर किया, और वो जानबूझ के हम लोग उस समय ऑफर किया था कि हम हिंदी ऑफर करेंगे, क्योंकि दो दिक्कतें थी। एक तो ऑनलाइन में हिंदी में चीजें ऑफर नहीं हो रही थी, हर कोई अंग्रेजी कर रहा था, हम भी अंग्रेजी कर रहे थे, दूसरे की बात क्या, राइट? अगला चैलेंज आया जो 2021 में रेगुलेशंस आए, पहले 20 में आए। 20 में दो चेंजेस आए, एक तो ये एंड हटा के इन्होंने और कर दिया, रिवाइज जब आए तो 2020 में वो एंड रिप्लेस हो गया और से। दूसरा एक और पॉइंट उसमें जुड़ गया कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि ODL के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आप किसी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से ODL प्रोग्राम करते हैं तो उसी स्टेट के लोग उससे पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ही उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी में आंध्र प्रदेश ही उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। इग्नू चूंकि नेशनल यूनिवर्सिटी है तो उसका नेशनल जुरिसडिक्शन है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम था। अब ऑनलाइन तो मार्केट खुला हुआ है, दुनिया के लिए खुला हुआ है, एंड यू आर स्टिल, तो फिर ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वाला क्लॉज है, ये हटाया गया। What kind of issues are coming under this jurisdiction? I'm just having doubts. किस तरह के issues आते हैं इसमें ये? No, the issue was that when the universities were set up in the country initially, they were having two types of objectives. One objective was the knowledge generation. Another objective was to facilitate the teaching learning in their own area. Right? It's for the state. My cameras had
विश्वविद्यालय इस देश में बहुत कुख्यात रहे, अन्नामलाई, राइट, कुरुक्षेत्र एंड एमडीयू रोहतक. MDU और रोहतक इन कुरुक्षेत्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ NCT. अगर MDU रोहतक और कुरुक्षेत्र गड़बड़ी नहीं करते तो देश में कभी NCT ही नहीं बनती. दैट वाज द रीजन. क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों को एडमिशन देना शुरू कर दिया था डिस्टेंस लर्निंग के फील्ड में, हजारों लोगों. उस समय तक ये नई बीमारी नॉन अटेंडिंग वाली नहीं आई थी, 90s की बात करो, राइट. उसके बाद फिर वो एक सिक्किम में यूनिवर्सिटी आ गई, विनायका मिशन टाइप. उसने इधर उधर सेंटर खोल के, आप उस सब्जेक्ट में नहीं है फिर भी आपको उस सब्जेक्ट में एमफिल करा दिया, उस सब्जेक्ट में PhD करा दी, उस सब्जेक्ट में PG करा दी. कंप्यूटर सेंटर्स डिग्री बेचने लगे. बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ सर्टेन एग्जांपल्स दे रहा हूं, राइट. तो इसलिए फिर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का रूल उस समय यूजीसी ने लगाया कि अगर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन स्टेट है. इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यह भी लगाया गया कि आप अपना ऑफ कैंपस नहीं खोल सकते, राइट. है ना, बहुत सारे आपने ये लोग स्टडी सेंटर खोलते हैं. हिंदुस्तान में हम रास्ते निकाल रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का फिर क्लॉज यहाँ हटाया गया. और इस एक्ट के इस वाले क्लॉज में 20 में जो 20% स्वयं का कंट्रीब्यूशन था उसको पर सेमेस्टर 40% कर दिया गया. तो अगर अभी आपके स्टूडेंट के 5 कोर्स हैं एक सेमेस्टर में, तो वो 2 कोर्स स्वयं के पढ़ सकता है, 3 कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा. इसका फ्यूचर कहाँ है? इसका फ्यूचर जो NEP कहती है कोर्स बेस्ड एनरोलमेंट में, जिस दिन NEP फुल्ली लॉन्च हो जाएगी, कंप्लीटली लॉन्च हो जाएगी, हम CBCS को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे. मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में जुलाई में आके एडमिशन लेगा. ऑनलाइन एजुकेशन में थ्रू ईयर रोलिंग एनरोलमेंट होंगे, होल ईयर रोलिंग एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि हमको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 40 क्रेडिट इकट्ठा करना है. NCRF पढ़ा है आपने? उस पर एक सेशन है अभी आपका, NCRF इंडियन क्रेडिट फ्रेमवर्क का है. सिंपल कहता है आपको 1200 घंटे पढ़ने में एक साल में 40 क्रेडिट अर्न करने. आप क्रेडिट कहीं से भी अर्न करिए, आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जिस दिन 120 क्रेडिट इकट्ठे हो जाएंगे, यू आर एलिजिबल टू गेट अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री. कंडीशन ये है कि आपको उसमें से 50% क्रेडिट किसी एक यूनिवर्सिटी से अर्न करने पड़ेंगे, बाकी 50% आप पूरे देश में कहीं से भी अर्न कर लीजिए. आप 15 जगह से कर लीजिए, 20 जगह से कर लीजिए. कहते ना अभी जम्मू यूनिवर्सिटी ने जम्मू यूनिवर्सिटी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, डिजाइन योर डिग्री. सर राय है वहां वाइस चांसलर, पहले DU में वो साउथ कैंपस डायरेक्टर थे. डिजाइन योर डिग्री. अब स्टूडेंट अपनी UG डिग्री का कॉम्बिनेशन खुद डिजाइन करेगा. अभी तक इंस्टीट्यूशन डिजाइन करता था. तुमको BA में एडमिशन लेना है, हमारे यहाँ ये 4 कोर्स हैं, 4 सब्जेक्ट है, यही पढ़ो. मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हमारे इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे. इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ो, एजुकेशन पढ़ो, क्योंकि हमारे एजुकेशन की फैकल्टी है. एजुकेशन पढ़नी है, एजुकेशन हम नहीं ऑफर कर सकते, हमारा एजुकेशन नहीं, हमारे इकोनॉमिक्स है, पढ़ो. स्टूडेंट इज फोर्स्ड टू टेक द सब्जेक्ट एज पर द अवेलेबिलिटी इन द इंस्टीट्यूशन, बट दिस change is bringing a change that now if subject is not available in your institution, the student will take that course on SWAYAM or in any other university and will submit the credit certificate to you and you will govern it. 40%. हाँ this हाँ वो जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो कहता है 40 क्रेडिट इन अ ईयर. इसे आप जो UG प्रोग्राम आप डिजाइन कर रहे हैं वो आप 4 ईयर का है तो 160 क्रेडिट का डिजाइन कर रहे हैं, 1 ईयर का सर्टिफिकेट आप 40 क्रेडिट का डिजाइन कर रहे हैं, 2 ईयर का डिप्लोमा आप 80 क्रेडिट का डिजाइन कर रहे हैं, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम 120 क्रेडिट है ना. और वो क्रेडिट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन सेम है 1200 आवर्स. केवल उसमें छूट है प्री प्राइमरी और फाउंडेशन, उधर उनके लिए 800 घंटे और 1000 घंटे रखा गया है. लेकिन जैसे वो फॉर्मल स्कूलिंग में आएगा तब से उसका 1200 घंटे का ही कैलकुलेशन. 1200 घंटे 40 क्रेडिट, 1 क्रेडिट 330 आवर्स ऑफ नोशनल लर्निंग. यही पूरा, अगर पूरे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे ही. Sir, but the top of the university is still not following this 40% rule as far as I'm seeing the syllabus. They will follow. Universities are not some. Universities are autonomous. That's the reason. हाँ, कहीं तो ऑटोनॉमी दो उन्हें. Anyway,
एनईपी ने कुछ टर्म्स यूज किए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। पहला टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन्स, स्मार्ट बोर्ड्स, हैंड होल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, adaptive computer testing for students development and other forms of educational software and hardware। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी है जिनको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की तरह यूज करेंगे और देश में चेंज लाएंगे। एआई पर मैं भी डिटेल में बात करूंगा अगले सेशन में। एआई और मशीन लर्निंग हैंड इन हैंड चलता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बिकॉज़ मशीन लर्निंग हेल्प्स इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग, इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दो कांसेप्ट पर काम करता है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग प्लस मशीन लर्निंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। ब्लॉकचेन्स, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी अपनी डिग्री देनी शुरू कर चुकी हैं, बट ब्लॉकचेन बना कैसे था? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए नहीं बनी थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी थी क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए। जो लोग पैसा लगाते हैं, आप में से कुछ रिच लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी पर पैसा लगाते होंगे, क्योंकि आजकल लोग या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्रिप्टो करेंसी पर लगाते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी पर लगाते हैं उनको ब्लॉकचेन का आइडिया होगा कि ब्लॉकचेन कैसे उनकी करेंसी को मैनेज करती है। करेंसी मैनेजमेंट के लिए बना था ये टूल, लेकिन बाद में एजुकेशन वाले तो एप्लीकेशन वाले हैं ना, इनको जहाँ भी जो काम की चीज लगती है लिया है। साइकोलॉजी काम की लगी तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बना ली, फिलॉसफी काम की लगी तो एजुकेशनल फिलॉसफी बना ली। ऐसी क्रिप्टो करेंसी वाली टेक्नोलॉजी काम की लगी तो हमने जूम कहाँ से लिया? जूम तो मीटिंग टूल था, हमारे काम का था, तो हमने उसको लर्निंग टूल बना लिया। नहीं, सिंपल। तो सेम इज दैट। देन हैंड-होल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज स्टिल अ चैलेंज। आकाश टैबलेट का प्रोजेक्ट याद है? सुषमा स्वराज उस समय मिनिस्टर थी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, और रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे। नहीं, सुषमा स्वराज थी एचआरडी और रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। तब ये प्रोजेक्ट आया आकाश टैबलेट। 1100 रुपए में, 1000 रुपए में सबको टैबलेट देंगे, जिसमें उसमें एक्चुअली इंटरनेट नहीं था, तो वो डिजाइन था उसमें प्रीलोडेड कंटेंट देंगे बच्चे को। लेकिन वो 2003 में सरकार चली गई, तो वो आकाश में विलीन हो गया। फिर जब 14 में सरकार आई, तब तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि अब आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना यूजलेस था। डिवाइसेस इतने सस्ते हो चुके थे कि सबके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन पहुंच चुके थे। बट स्टिल अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अभी भी स्टूडेंट्स के पास हैंड होल्ड डिवाइसेस नहीं है। तो एक ऐसा डिवाइस जो चाहे स्मार्टफोन हो चाहे टैबलेट हो, जब तक वो हर स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक आप डिजिटल एजुकेशन के ड्रीम को सक्सेस नहीं कर सकते। अभी दो ही हमारे सामने हर्डल है, एक डिवाइस और दूसरा फाइबर का हर गांव तक पहुंचना। 2021 के 15 अगस्त के भाषण में जब प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट सेट किया था, तो उन्होंने 1000 दिन का टारगेट सेट किया कि हम 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर हर गांव तक पहुंचा देंगे। अभी पहुंचा नहीं है, मोस्ट प्रोबब्ली 2024 तक पहुंचना है, शायद पहुंच जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम एक टर्म यूज करते हैं ना, डिजिटल डिवाइड। वो डिजिटल डिवाइड रहेगी। तो पॉलिसी बात करती है कि हमको हैंड होल्ड डिवाइसेस देने हैं। तीसरा, स्टूडेंट की टेस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड। We will use the machine learning technology, but the learning behavior, the learning pattern, the learning styles of the learners will be analyzed by using the machine and the computer, and then according to their ability, according to their needs, a customized content will be provided to each learner. अभी एक सिलेबस, एक शिक्षक, सब बच्चे एक समान क्लास, उतने ही दिन पढ़ो, वही एग्जाम दो, फिर काय को पढ़ाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस? सबसे पहले पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, सबकी लर्निंग पेस अलग है। हमारे बच्चे इसलिए फेल थोड़े होते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते। हमारे बच्चे कई बार इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम उनसे एक पर्टिकुलर फ्रेम पे इतने ही दिन में सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे बच्चे एक जैसा सिलेबस सब पढ़ लेते हैं, सब एक जैसे हैं, जबकि वो एक जैसे होते नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो उसको शायद ये इंप्रूव करेगा। इंडियन लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए एनईपी कहती है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, और इसका इस समय आपके पास सबसे अच्छा टूल है। अगर आप एआईसीटी की वेबसाइट पर जाएं तो एआईसीटी ने अपना टूल लॉन्च किया, आपको गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है।
अब गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, एआईसीटी अपना टूल लॉन्च कर चुकी है और उस टूल की खूबी है उसमें 3-4 चीजें हैं। गूगल में तो आपको टेक्स्ट टाइप करना पड़ता है तब वो ट्रांसलेट करता है या कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ना। उस टूल में आपको 4 चीजें, आप उसको टेक्स्ट देते हैं, आप उसको वॉइस कमांड देते हैं, आप बोलते जाए लेक्चर, वो टूल उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता जाएगा और फिर आप उसको 9 इंडियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। आपने जो कोई मेरा लेक्चर है ये रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इसका ऑडियो अपलोड कर दीजिए, वो सॉफ्टवेयर इसकी ट्रांसक्रिप्शन कर दे और फिर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी एआईसीटी ने इस दिशा में अपना सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लॉन्च किया है और अभी वो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। अब एआईसीटी की वेबसाइट पर जाइए, यूज करना शुरू कर दीजिए। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, अभी उन्होंने लॉन्च कर दिया। पॉलिसी में उनको ये काम दिया गया, उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। हालांकि वो AI बेस्ड टूल है और AI का काफी यूज करता है, लेकिन ये काम हो गया है इंडियन लैंग्वेज पर। इसका फायदा ये है कि स्पेशली लिटरेचर में, साइंस में और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां बहुत सारी नॉलेज रीजनल लैंग्वेजेस में उनके टेक्स्ट में है। अब तमिलनाडु में तमिल में कोई अच्छी कविता है, वो नॉर्थ के लोग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो तमिल नहीं जानते, बट इफ इट कुड बी ट्रांसलेटेड इनटू द हिंदी एंड इट कुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ, देन दे कैन कोरिलेट बेटर। अभी जब पिछली बार मैं आया था बनारस तो यहाँ पे तमिल काशी तमिल संगम चल रहा था, 1.5 महीने का प्रोग्राम था, बीएचयू में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो कनेक्टिविटी डेवलप करने की कोशिश की गई। इसी तरह से भी गुजरात तमिल संगम भी शुरू हुआ और भी कई कंट्रीज में। पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोजेक्ट ही यही है कि आप 2 स्टेट्स को पेयर कर दीजिए, यहाँ के बच्चे उस स्टेट की लैंग्वेज, उस स्टेट का कल्चर समझेंगे, उस स्टेट के बच्चे इस स्टेट की लैंग्वेज और कल्चर समझेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, मैं सब पे बात नहीं करूंगा, तो मैं आता हूँ सीधे सीधे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास, स्पेशली टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वेयर विल यू शेयर व्हाट आर यू डूइंग इन ओनली केयरलेस जर्नल्स, जिसमें सिर्फ पब्लिश कराते हो, ना तुम पढ़ते हो ना कोई दूसरा पढ़ता है ना, ऐसे ही होता है ना। जर्नल ढूंढो, पेपर छपवा लो, पेपर छपने के 6 महीने बाद पूछो तुम्हारे पेपर का टाइटल क्या था, तब भी लोगों को याद नहीं रहता, नहीं याद रहता। तो वो नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही है ना। यू नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द फॉलो टीचर्स। साइंस में कोई अच्छा, तो अभी इस पर बहुत सारा काम हो रहा है, स्पेशली IRINS इस पर बहुत काम कर, जो IRINS पोर्टल है, आप में से जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उनका तो रजिस्ट्रेशन उस पे हो गई, हो सकता है आप लोगों की भी यूनिवर्सिटीज उसमें मेंबर हो गई हो। IRINS का डिजाइन ही इसीलिए बना है और वो इतना पावरफुल पोर्टल है, फ्यूचर में वो अभी तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग छोड़िए, वो आपके डिपार्टमेंट की रैंकिंग कर रही है। पॉलिटिकल साइंस तो जरूरी नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ही नंबर 1 आएगा, हो सकता है अलगप्पा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट की ज्यादा पब्लिकेशंस हो तो वो नंबर 1 आ जाए, है ना। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 टीचर, वो सब रैंकिंग कर देगा। आपके सारे पब्लिकेशन, आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, सारा डेटा उठा के, जितने भी डेटाबेस हैं, स्कोपस से लेके गूगल स्कॉलर तक सारा डेटा वहां से कैप्चर करेगा। उसका फायदा क्या है, आपको अपने डिसिप्लिन में नेटवर्किंग का मदद मिलेगी। सपोज यू वांट टू वर्क ऑन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू सबमिट अ प्रोजेक्ट टू ICSSR ऑन अ पर्टिकुलर थीम which could be offered by 3 or 4 universities, but many times you struggle to find the another person who will collaborate with you if you are not in your disciplinary network, so that portal will support you there। बहुत पावरफुल पोर्टल है, इम्प्लीमेंट में बनाया है। ये तो स्कूल एजुकेशन का है, CPD करेंगे हम, अभी तो IUCD की CPD करेंगे, तो बनाई CPD के टीचर ट्रेनिंग को छोड़ दीजिए। लेट मी मूव फर्दर। कितना टाइम है मेरे पास? टाइम की ज्यादा टेंशन हो गई है, मुझे पर्ची लेने की आदत नहीं है ना, पहले टाइम ध्यान रखता हूँ। Okay, this body is going to be a game changer in the field of technology, which is called National Educational Technology Forum। NEP में रिकमेंडेशन था कि ये बनेगी, ऑलरेडी बन गई है, और I think Dr. Sahasrabudhe is the founder chairman of this now,
जैसे AICTE से रिटायर हुए उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई NATF को देखने की। अभी NATF का पूरा ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, बट आई वाज द फॉर्चुनेट एनफ कि जब उसका ड्राफ्ट बन रहा था कि NATF क्या होगा, NATF के क्या वर्टिकल्स होंगे, NATF के लोग क्या काम करेंगे, so I have gone through that draft, and in the first meeting I was also the part of that meeting. So what NATF will do, NATF is not a governing body, it is not a regulatory body. It will basically facilitate the universities and colleges to develop their technological infrastructure and training. And there are many verticals. One vertical is on curriculum, one vertical is on assessment, one vertical is on teaching learning process, one vertical is on innovative technology, one vertical is on finance. And because if you read the principles of national education policy on page 5, there is a principle related to technology which is saying that extensive use of technology for teaching learning, for helping the Divyang students, and for educational management and administration. What Samarth is doing, those who are from the central universities, they know what Samarth is doing. Samarth is pure management software, जो आपकी छुट्टी से लेकर आपकी सैलरी तक सब मैनेज करता है. अभी आप कहीं भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप समर्थ पर अप्लाई करते हैं. अभी गवर्नमेंट ने उसको भी आसान कर दिया, यूनिफाइड पोर्टल बना दिया. अब आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रलाइज पोर्टल पर एक बार अप्लाई कर दीजिए, आपका डेटा वहाँ कैप्चर हो गया. जब भी कहीं वैकेंसी आएगी आप यूनिवर्सिटी के लिंक पर क्लिक करेंगे, वो डेटा आपको ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा. आपको हर बार बैठ के 500 MB 200 MB साइज घटा के फॉर्म नहीं भरना. 20 दिन लग जाते हैं फॉर्म भरने में, नहीं लग जाते. मैंने तो 10-12-15 साल कभी फॉर्म ही नहीं भरा. अभी 2021 में एक बार फॉर्म भरने की नौबत आ गई तो एक जगह तो मैं भरने ही भूल गया, टाइम निकल गया, है ना. क्योंकि वो स्कैन करो तो साइज नहीं, साइज लाओ तो रीडेबल नहीं. कई यूनिवर्सिटीज तो करती है नहीं, फोटो भी इसी साइज का हो, सिग्नेचर हो तो इतने केबी के इसी साइज के हो. इतने टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस हम लोग ऐड कर देते हैं कई बार. सो दैट हैज बीन नाउ क्वाइट इजी. अभी जो यूनिफाइड पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च कर दिया है रिक्रूटमेंट का, तो नो एवरी यूनिवर्सिटी विल एडवर्टाइज, देयर विल बी अ लिंक ऑन दैट पोर्टल, एंड इफ योर डेटा इज ऑलरेडी देयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दैट. सो यू नीड नॉट टू फिल एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. समर्थ इज डूइंग दैट. समर्थ आपका लीव मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, टाइम टेबल मैनेजमेंट. मेरे पीएचडी के बच्चे अपनी रिपोर्ट भी समर्थ में सबमिट करते हैं, 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट, और वो हम देख के उसको ओके कर देते हैं. राइट. असाइनमेंट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन समर्थ. सो द वे यू, आप जाइए ना, लीजिए लाइसेंस. किसने मना किया? यूनिवर्सिटी को जाना पड़ेगा ना समर्थ के पास. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो सारी आई नहीं है, बट स्टेट यूनिवर्सिटीज को जाना पड़ेगा. राइट. तो अभी एजुकेशन मैनेजमेंट में NATF उसमें भी काफी काम करेगा. ये NATF के फंक्शंस हैं, मैंने आपको बता ही दिए, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. अभी फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है हमारे सामने? इतनी चीजें हैं जो अभी अगले 5-10 साल हम लोगों को डिजिटल एजुकेशन में काम में आएंगी. पहला है MOOC, बैजेस एंड ब्लॉकचेन. अभी MOOC जब हम बात कर रहे हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर 4 क्रेडिट, 6 क्रेडिट और 2 क्रेडिट. बट नाउ द वर्ल्ड हैज मूव्ड फ्रॉम द MOOC टू माइक्रो क्रेडेंशियल्स. In many world-class universities now courses are being offered in small chunks. अभी कॉर्नर ऑफ लर्निंग ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, उनका 2-3 इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेशन हो गया है. अभी कोर्सेज आपको 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट के 6 महीने के 8 हफ्ते के 10 हफ्ते के ऑफर नहीं करने. अभी कोर्सेज आपको आवर्स में ऑफर करने. 1 घंटे का कोर्स, 2 घंटे का कोर्स, 8 घंटे का कोर्स, स्मॉल चंक्स. एंड आपने एक, मान लीजिए आपके सिलेबस में 4 यूनिट है, 4 यूनिट में 20 टॉपिक है, तो आपने 20 कोर्स बना दिए 2-2 घंटे के. एक कोर्स बच्चा कंप्लीट करेगा, एक बैच कलेक्ट कर लेगा, डिजिटल बैच होगा. एवरी बैच हैज सम क्रेडिट वैल्यू इन द फ्रैक्शन.
When all the badges, minimum badges will be collected, they will be converted into complete credit, and those credits will be accumulated into the ABC. Right? अभी नहीं, I'm talking about future perspectives. इससे बहुत कुछ इजी हो जाएगा. मान लीजिए आपका स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, राइट? आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर, पर उसको आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में 3 मिनट आपकी पढ़ाई समझ में आई, उसको प्राचीन पॉलिटिकल साइंस आपकी पढ़ाई समझ नहीं आई, तो वो जाएगा प्राचीन पॉलिटिकल साइंस पर. मान लीजिए पवन जी ने एक कोर्स ऑफर कर रखा है, वो इनका कोर्स करेगा, इसका बैच लाके आपको सबमिट करेगा, आप इसके बैच को इंक्लूड कर लेंगे अपने क्रेडिट, राइट? सो दैट इज द फ्यूचर, and every batch will be on the blockchain, so you can verify whether that batch has been earned properly or not, because blockchain account will have the access to the employer, to the teacher, to the university, and to the learner. Sir, I'm just having one confusion that through the MOOC, whatever the 4 quadrant, person is getting the programs details or something like that, course details. In badges, the same credit can be carried, or badges is something different. Badges are the sub parts of whole credit system. whole credit system. हो सकता है एक क्रेडिट में 10 बैच अर्न करने पड़े, किसी दूसरे क्रेडिट में 5 बैच ही अर्न करने पड़े. All these things will be online only. Yes, online only. I am here to talk only online. मैं तो बोला था मेरा लेक्चर भी ऑनलाइन करा लो, बट सावन चल रहे थे, बाबा के दर्शन करने थे, इस बार आ गए. वो लालच रहता है. Okay. Then learning through collaboration. Now this is the second, and you can draw the conclusion from my first statement. Means now the one teacher is not the teacher of the subject. Multiple teachers are the teacher of the subject. Even on Swayam also, when I offered my Swayam courses, I offered at a time 4 courses on Swayam platform, right? And I invited almost 200 teachers from the country to do lecturing for me. So if you go to any of my course, you will find at least 30-40 experts in my course who are delivering the lecture. It is not only Gaurav Singh who is delivering all the lectures of my course. In classroom teaching it is happening, but in online it is not. So you can identify the people, the good people from the whole country. You can put them, make a good bunch of learning for the students. But that is possible. Then learner analytics is a big game changer. अगर मैं स्वयं की सबसे बड़ी कमी जानता हूं तो वो कमी लर्नर एनालिटिक्स है. स्वयं is the only MOOC platform in the world which doesn't provide any learner analytics to its course coordinator. Even not to the learner. मेरे को क्या पता है कितना enrollment हो गया, कितनों ने मेरा क्विज कर लिया, कितने मेरे एग्जाम में बैठे, बस. मुझे नहीं पता मेरा लर्नर कितने घंटे प्लेटफॉर्म पर आया, उसने मेरा कितना टेक्स्ट पढ़ा, उसने मेरा कितना वीडियो देखा. बट इफ यू डू अ कोर्स ऑन Coursera, you do a course on EDX, you do a course on Canvas, you will have all these details. Even the learner has a learner dashboard, जहां आपकी यूनिट वाइज प्रोग्रेस दिखाई देती है. इस यूनिट पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना टेक्स्ट पढ़ लिया है, कितना वीडियो देख लिया है. और कई बार जब आप सर्टिफिकेट अर्न करते हैं तो आपका वो कंट्रोल होता है, कहते नहीं आपने वीडियो पूरे नहीं देखे इसलिए आपको नहीं मिलेगा, आपने टेक्स्ट पूरा नहीं पढ़ा इसलिए आपको नहीं मिलेगा. और कई बार तो टेक्स्ट में कुछ लोग क्या करते हैं, स्मार्ट होते हैं, टेक्स्ट डाउनलोड कर लिया तो पढ़ लिया, नहीं था, उसमें उन्होंने टाइम दे रखा है कि 2 पेज का टेक्स्ट है तो उसको पढ़ने में आपको कितना मिनट लगेगा. तो द सिस्टम काउंट्स दैट मिनट आल्सो, whether you open the text page and whether you spend that time or not. उसको फास्ट भी नहीं करके पढ़ सकते. No, no. वो जैसे ग्रेड लर्निंग है वो वही होता है. Exactly. जितना है So that degree of learner analytics is available on the platforms, right? Obviously they all are doing the same thing. Then AI is going to play a big role. AR and VR. We all know that augmented reality and virtual reality is the future, not only in school education but in teacher education. 2018 में यूनिवर्सिटी हांगकांग गया था, वहां उन्होंने केव बना रखी, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल केव. यूनिवर्सिटी में साइंस में एनाटॉमी की केव है, वो एनाटॉमी पढ़ाते हैं वो. तो
So the moment a student enter into the cave, they feel like they are entering into a human body. They can feel, they can touch every organ, right? So that kind of technology is going to take a place. अभी एनसीईआरटी ने ऑलरेडी अपनी एआर लैब बना दी है और हायर एजुकेशन में भी कोशिश हो रही है कि एक आध यूनिवर्सिटी अभी आईआईटी खड़गपुर काफी काम कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी पर। मैं ऑगमेंटेड इस पर जो बात करने आने वाला था एक्सपर्ट वही आने वाला था, लेकिन वो आया नहीं तो मुझे सेशन लेना पड़ेगा। हमने बुलाया था उस व्यक्ति को जिस पर काम कर रहा है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कोई डिफरेंस बता सकता दोनों में? Can anyone tell me the difference between AR and VR? What is the difference between augmented reality and virtual reality? Anyone? दीप्ति को छोड़ के, हाँ दीप्ति तो एनसीईआरटी से आई लैब देख के उसको पता है, बाकी नहीं। टर्म तो हम सुनते हैं ना बार बार, डिफरेंस क्या दोनों में? हाँ बताइए ना। आप वर्चुअल लैब्स के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। The simple difference, नहीं आप बिल्कुल सही है। The simple difference of the layman language, in augmented reality, the learner remains in his or her own environment, physically and mentally. Only you bring something virtually to him or her. जैसे आजकल वो गूगल में गेम होता है ना, वो अरे नहीं पबजी नहीं, अरे मैं बड़ा सिंपल से दोगी मुझे 5 मिनट एक डेमोंस्ट्रेट करके बता दूंगा, है ना? आप लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, क्रोम खोलिए। हम लोग बचपन में बच्चों को बताते थे टाइगर, पढ़ाते थे तो कैसे पढ़ाते थे? टाइगर पे निबंध, टाइगर का फोटो या टाइगर का वीडियो। आप यहाँ सर्च करिए टाइगर, गूगल में खाली टाइप करिए टाइगर, तो टाइगर का फोटो आएगा, यहाँ नीचे आएगा 3D आएगा ना, 3D में क्लिक करिए। 3D में क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक टाइगर आ जाएगा, गुर्राता हुआ टाइगर, राइट? ये गुर्राता हुआ टाइगर, लेकिन ये टाइगर रियल में नहीं है, ठीक है? बच्चा इसको मूव करके पूरा देख सकता है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से टाइगर कैसा दिखता है, ठीक? और उसको इंटरेस्ट करना है, उसके स्पेस में लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ हैं, राइट? मैंने अपना फोन मूव कर लिया, मेरे फोन में शायद ऑन नहीं है, पोर्ट्रेट मोड, मैंने उसको मूव को ऑन कर लिया, ठीक है? और देखिए अभी टाइगर कहाँ आ गया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपक। देखिए अभी ये टाइगर डॉक्टर दीपक से बात कर रहा है ना? डॉक्टर दीपक के सामने खड़ा हो गया टाइगर ना। मैंने अभी डॉक्टर दीपक का फोटो खींचा इससे बात करते हुए, हेलो करते हुए। इनको नहीं दिखा लेकिन फोन में दिखा ना। तो टाइगर वर्चुअली तो आया, लेकिन ये अपने एनवायरनमेंट में रहे। PUBG was the greatest example of augmented reality, राइट? वर्चुअल रियलिटी में आपको हेडगियर पहना देते हैं, आपको आपके एनवायरनमेंट से कट कर देते हैं, आप बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में इमर्स हो जाते हैं। That is the basic difference. So that is the future. Learning on demand, मैंने कहा कि आने वाले समय में स्टूडेंट जब चाहेगा तब एडमिशन लेगा, वो आके पूरे प्रोग्राम में एडमिशन ही नहीं लेगा, वो एक कोर्स में एडमिशन लेगा, 2 कोर्स में एडमिशन लेगा, 3 महीने में कोर्स खत्म करेगा, फिर 2 कोर्स में एडमिशन लेगा, फिर 3 महीने में खत्म करेगा, फिर एक कोर्स में एडमिशन लेगा, फिर 3 महीने में खत्म करेगा। वो कोर्स में एडमिशन लेगा, कोर्स बेस्ड एडमिशन, प्रोग्राम बेस्ड। इग्नू ने तो 2021 में शुरू कर दिया कोर्स बेस्ड एडमिशन। अगर आज आप इग्नू में पूरे प्रोग्राम में एडमिशन नहीं चाहते तो आप उनके किसी भी प्रोग्राम के किसी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको बीए में एडमिशन नहीं लेना है, बीए के एक पेपर में एडमिशन लेना है, इग्नू विल अलाउ यू, राइट? दैट्स कॉल्ड कोर्स बेस्ड एडमिशन। तो लर्निंग ऑन डिमांड होगी और डिजिटल असेसमेंट तो हो गई हो। सर फ्रेगमेंटेड कोर्स के जो स्कोरिंग होंगे, क्रेडिट्स होंगे,
are they going to align in a specific area? Yes. Why? Because UGC has issued a letter in 2020 to all the universities to map their curriculum with the SWAYAM courses. This credit transfer is not freely कि कहीं भी से कुछ भी करके आ जाओ और ट्रांसफर हो जाएगा. No. Its first condition is that the 70% curriculum of that course should match with the curriculum of your university's curriculum. You do a course mapping exercise. Then you will submit the list of the courses whose curriculum is mapped with your course to your academic council for the approval. Only the courses which have been approved by your university, only that course, those courses will be eligible for credit transfer. वो भी शायद एक सेमेस्टर के लिए वैलिड होगा. Yes. So this you need to do. It's not like कि हम कुछ भी करके आ जाए और हो जाएगा. सर नहीं. ये एक्सरसाइज स्टूडेंट को भी करनी पड़ेगी. नहीं, आप प्रोवाइड देंगे ना कोर्स आइडेंटिफाई करके. आप क्या करेंगे? ओनली दैट कोर्स विल बी खाली एक क्लास पढ़ाएंगे 16 घंटे 18 घंटे बस. कोर्स कोऑर्डिनेटर. भाई एक यूजीसी कितने घंटे कहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर 24 घंटे नहीं 16 घंटे. 24 घंटे प्रोफेसर 12 घंटे. लेकिन 16 घंटे तो क्लासेस है, बाकी आवर तो 30 आवर. तो बाकी घंटे क्या करेंगे? करेंगे. हाँ तो वो सब करिए ना. करनी पड़ती. सोच के देखो ना 14 घंटे. मैं तो शुरू में गया यूनिवर्सिटी में, उनका सर वो 14 घंटे की क्लास लगानी. मुझे 5 दिन में 14 घंटे पढ़ाऊँ क्या मैं? बाकी दिन क्या करूँगा? तो नहीं सर वो हमारे यहाँ तो यही रूल है. हम तो आए थे फेस टू फेस यूनिवर्सिटी में दिन भर पढ़ाने को मिलेगा. मजे करेंगे आराम से, सुबह शाम तक क्लास में बैठे रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे. नहीं वो तो घंटे हैं. उसमें ज्यादा दिमाग लगता है. वो 16 घंटे तो आसान है. आसान है ना? वो तो थ्योरी पढ़ा है. तो ये बाकी घंटे ये सब करेंगे. ये सब लगता है. ठीक है मैं यही रोकता हूँ. शायद टाइम हुआ होगा. हम फिर आगे बात करेंगे. अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी हम लोग बैठेंगे तो डिस्कशन करेंगे.